हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू अपडेट चैनल। आप सभी का हमारे न्यू अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए भारतीय संविधान भाग 5 लेकर आ गए हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री परिषद के अधिकार, उनके वेतन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी के भविष्य में होने वाले आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे, आपके आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप सभी से यही आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाली जितनी भी सीरीज़ हैं और इसके भाग होंगे, आपको सरलता से उसका नोटिफिकेशन आ पाए और आप अपने परीक्षाओं की तैयारी हमारे वीडियो के माध्यम से कर पाएँ। हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखने का प्रयास किया है, जो आपको आने वाले एग्ज़ामों में देख पाएंगे। तो आप सभी से यही आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के सीरीज़ को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त हो सकता है? तो वो बहुत बार हो सकता है, इसका कोई संख्या नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और योजना आयोग का अध्यक्ष तीनों ही प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। आमतौर पे भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता को कौन करता है? वो भी प्रधानमंत्री ही करता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। हम इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो अपने नोटबुक में जरूर उतारें। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये तो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होता है? वो लोकसभा में बहुमत दलों का नेता हुआ करता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस कर लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था चौधरी चरण सिंह जी को। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई जी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति रहे हैं राजीव गांधी जी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हुए हैं मोरारजी देसाई जी। इन्हें भारत का ओल्ड मैन भी कहा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की मासिक वेतनों को। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन है प्रति माह 4 लाख रुपए। लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख रुपए है। राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपए का वेतन नाम है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख रुपए। उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपए है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपए है। इसी तरह से मुख्य सूचना आयुक्त का 2.5 लाख रुपए है। महामान्यवादी का भी 2.5 लाख रुपए ही है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का भी 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन है। तो ये कुछ विशेष अधिकारियों के वेतन नाम है जो कि मंथली है। आप इसे नोट डाउन जरूर करें, ये भी परीक्षा के लिए। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य सदन के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पे बना रह सकता है? तो ये 6 माह तक बना रह सकता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर में के मंत्री हुआ करते हैं? तो इसमें 3 स्तर के मंत्री हुआ करते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हुआ करते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होती है राष्ट्रपति के लिए। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ये 2 डिफरेंस है, इसे जरूर याद कर लें। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों
में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त किया जाना पड़ेगा 6 माह के भीतर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्रियों की क्या स्थिति होती है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हुआ करता। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव किया गया था 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? वो लोकसभा के उत्तरदायित्व होता है। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल दे सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या कहलाता है? ये प्रश्न उत्तर सत्र कहलाता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास हुआ करता है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री की नियुक्ति की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, मात्र और मात्र 6 महीने के लिए। उसके भीतर उसे अपना संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो वो 36 थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आप जानते ही हैं इनके बारे में। हमारे देश की सबसे ऊंची स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो यूनिटी ऑफ स्टैचू के लिए कहलाती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है वो। संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन है? श्याम प्रसाद मुखर्जी पहले मंत्री रहे हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव के अकॉर्डिंग? कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायिक नियंत्रण का एक साधन नहीं है? संसद का विघटन। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे? तो मोरारजी देसाई जी के शासन में। लोकसभा में विरोधी दल की नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये 10% होनी चाहिए। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के लिए तौर पे उन्हें भी सुविधाएं दी जाती है। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता रहे हैं राम सुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को ही देता है, उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति माह वेतन 4 लाख रुपए हुआ करती है। निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य ही करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के नियुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही इसे प्रमाणित करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है स्पीकर। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधायक पर नियंत्रक मत देने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष की। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाया करता है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? गणेश वासुदेव मंगला मावलकर। भारत के किस प्रधान राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो ये नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। प्रथम स्पीकर किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था? कौन थे वो जीवी मावलकर थे। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जीवी मावलंकर जी माने जाते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष में सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीव रेड्डी जी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतस्यम अयंगर, अजीब सा नाम इनका। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? GMC बालयोगी जी। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी गई है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो ये 6 होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेजता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि पारदर्शिता भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी ही हुआ करता है। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? वो भी महान्यायवादी ही होता है। कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये भारत का महान्यायवादी ही होता है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद पर धारण किया रहता है? जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद्यपंत ना हो पाए। किससे महान्यायवादी की प्रथम प्रति माह कितने रुपए वेतन होता है? तो ये 2.5 लाख रुपए होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 76 को। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? संभागायुक्त के द्वारा। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति किया करता है।